दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज शनिवार का दिन है और ठीक शनिवार के दिन हम लेकर आते हैं एक शनिवार छोड़कर टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव के साथ, जहां पर प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी आपको पुस्तक से जोड़ते हैं, किताबों से जोड़ते हैं, कहानियों से, किस्सों से जोड़ते हैं। और आज उन्हीं किस्सों का एक दस्तावेज वे आपके बीच किताब के रूप में लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि आज जिस किताब का चयन हुआ है वह किस्सों पर आधारित है, यादों पर आधारित है। तो आइए बिना किसी अन्य भूमिका के जोड़ते हैं प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी को। सर, द न्यू भारत के इस खास कार्यक्रम में, आपके अपने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। और जिस तरह से प्रति शनिवार को हम बैठते हैं, जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, आज भी एक किताब पर बात होगी। जिस किताब की चर्चा को लेकर के सर हमारे बीच आज उपस्थित हुए हैं, वह यादों पर आधारित है, वह संस्मरणों पर आधारित है, वह स्मृति पर आधारित है। हम जो कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसका एक शाब्दिक चित्रण, एक शब्द चित्र जिस तरह से एक लेखक किताब के रूप में आपके बीच परोस देता है, आज एक ऐसी ही अनूठी पुस्तक जो कि संस्मरण साहित्य की विधा पर है, उसे लेकर के सर प्रस्तुत हैं, जो कि 80 के दशक के बहुत महत्वपूर्ण लेखक और समसामयिक विषयों को जो उठा करके अपने संस्मरणों के माध्यम से किताब में लाते हैं, ऐसे अखिलेश जी के माध्यम से अक्स आज की किताब का नाम है, आज की चयनित किताब है। समय, समाज और साहित्यिकों का अनूठा वृत्तांत अक्स अखिलेश जी द्वारा रचित। और आज उस पर बात करने के लिए प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव सर हमारे बीच उपस्थित हैं। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, यदि आप फेसबुक पर हैं या यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या पेज को लाइक कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन और लाइक करने का बंधन नहीं है, लेकिन साहित्य प्रेमियों तक, सुधीजनों तक यह कार्यक्रम पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी है। शेयर जरूर कर दें, साझा जरूर करें। सर, जिस तरह से आज आपने इस किताब का चयन किया है, अक्स, नाम भी अनूठा, और जिस तरह से इसका आवरण पृष्ठ बनाया गया है या उसमें इसे इंगित किया गया है, हम यदि दिखाएं, जी आपके हाथ में भी है, और ये रही हमारी आज की किताब। और जिस तरह से सर इस किताब में कई ऐसी चीजें हैं जो कि इसे अलग बनाती है, अनूठा बनाती है। लेकिन कोई एक विशेष कारण होगा जब जितेंद्र श्रीवास्तव जी इस किताब का चयन करते हैं, जब इस किताब को लेकर के आते हैं, तो उस एक विशेष कारण से इस किताब पर अपना प्रकाश डालें। साथ में कई ऐसे हैं जो संस्मरण विधा को लेकर के कई बार आ, संशय में रहते हैं कि आखिर क्या है संस्मरण साहित्य की विधा, किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। पर उससे शुरुआत करते हैं सर। धन्यवाद रवि जी। देखिए, बात जहां आप खत्म कर रहे थे वहीं से करें। हिंदी में कथेतर जो विधाएं हैं, उनका महत्व सदा से रहा है और संस्मरण उसमें भी विशेष रूप से पाठकों की एक प्रिय विधा रही है। हिंदी में एक समय था जब संस्मरण लिखे गए, फिर एक लंबा गैप था, फिर बीच की एक अवधि आई जिसमें अखिलेश जी की भी एक किताब थी। बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उनकी किताब आई, कालिया जी की किताब आई, दूधनाथ सिंह की किताब आई, कांति कुमार जैन की किताब आई, काशीनाथ सिंह की किताबें आई। यानी कि एक तरह से संस्मरणों का एक पूरा दौर हिंदी में उपस्थित हुआ। और बल्कि कहिए कि वो एक ऐसा 10-15 वर्षों का एक ऐसा समय भी आया जब कहानियां और उपन्यास जैसी विधाएं पीछे छूटने लगी थी और लोग ये जो संस्मरण की किताबें थीं, स्मृतियों की किताबें थीं, इन्हें लोग बहुत चाव के साथ पढ़ रहे थे। इनके अंश जब पत्र पत्रिकाओं में छप रहे थे तो लोग उनको बहुत चाव से पढ़ते थे। फिर एक गैप आया और एक तरह से कह सकते हैं कि अभी अक्स जो एक किताब आई है, ममता कालिया की जो दो किताबें आई हैं, एक तो रविंद्र कालिया पर ही उनकी किताब रवि कथा, और दूसरा जो इलाहाबाद शहर पर केंद्रित किताब है और ये अक्स फिर से संस्मरण विधा जो है एक तरह से कह सकते हैं चर्चा में
आ गई है यह विधा। और अखिलेश के पास एक ऐसी भाषा है, अद्भुत। हुँ, मैंने उनकी जो किस्सा गोई है, उनकी कहानियों में, उनके दो उपन्यासों में तो दिखाई देती ही है। अगर उनके आप संस्मरण पढ़ेंगे, वह जो यथार्थ था, उनकी जो पहली किताब थी संस्मरणों की, वह और ये अक्स, तो आपको लगेगा कि आप सिर्फ मतलब व्यक्तियों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, आप हुँ, एक तरह से एक समूचे कालखंड के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर वो साहित्यकार हैं तो, अगर आप माता पिता से जुड़े संस्मरणों को पढ़ रहे हैं, तो आपको एक जो कह सकते हैं मध्यवर्गीय जीवन में परिवार का महत्व है, रिश्तों का महत्व है, उनका जो तनाव है, उनका जो उनकी जो सुंदरता है, वो सब आपको दिखाई देगी। कहीं कोई पर्दा नहीं है, जो हुँ, जैसा है उनको ले आए हैं। लेकिन वही कि लिखने की जो क्षमता है, कहने की जो क्षमता है, सत्य को अ, उसकी कह सकते हैं कि उसकी संपूर्णता में प्रस्तुत करने की जो क्षमता है, कि कहीं कोई पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत करने की जो क्षमता है, कहीं कोई झोल नहीं, ये अखिलेश को विशिष्ट बनाता है, उनके संस्मरणों को विशिष्ट बनाता है। किसी को बड़ा करने की कोशिश नहीं, किसी को छोटा करने की कोशिश नहीं। लेकिन हुँ, वो जब भी जिस पर लिखते हैं, वो चाहे कालिया जी पर लिख रहे हों, वीरेंद्र यादव पर लिख रहे हों, अपने जो क्या कहते हैं कि अपने गांव पर लिख रहे हों, मान बहादुर सिंह पर लिख रहे हों, जिन लोगों पर भी वो लिख रहे हों, लखनऊ के दिनों पर लिख रहे हों, प्रभात कुमार हो उसमें, विद्या निवास जी हो उसमें, ठाकुर प्रसाद सिंह हो उसमें, जिन लोगों जो लोग भी आते हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत चढ़ाने की कोशिश या किसी को गिराने की कोशिश। और वही कथा तत्व तो संस्मरण का एक तरह से मूल होता है। अखिलेश के वहाँ वो बहुत सघन रूप में दिखाई देता है। उसमें उसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत अधिक है, उसकी तीव्रता जो है वो बहुत अधिक दिखाई देती है। और अगर एक बार आप इस तरह की कोई किताब शुरू कर लें, अखिलेश की तो कोई किताब आप शुरू कर लें, उनकी कहानियों की किताब, या कोई कहानी ही, लंबी कहानियाँ लिखते रहे हैं वो, या उनका जो पीछे का जो उनका बहुत चर्चित उपन्यास रहा, या बहुत पहले अन्वेषण नाम का जो उनका पहला उपन्यास था, और बाद में निर्वासन जो उनका आया उपन्यास, पढ़ें तो आप एकदम बंध जाते हैं। ऐसा नहीं कि 10 पेज पढ़ने के बाद आपको विरक्ति होने लगे। तो हुँ, भाषा की गतिशीलता, और भाषा में किसी चीज को कैसे कहा जाना है कि वह चीज डाइल्यूट न हो और पूर्णता में पाठक तक पहुंचे, ये अखिलेश के हुँ, वहां आपको दिखाई देता है, मिलता है। तो इस कारण मैंने अक्स का चयन किया। मुझे लगा कि यह एक जरूरी किताब है, संस्मरण विधा की दृष्टि से भी, उन महत्वपूर्ण लोगों की स्मृति के कारण भी, जिन्होंने साहित्य संस्कृति को बहुत कुछ दिया, माता पिता या परिवार के लोगों, अपने कस्बे के लोगों की स्मृति के कारण भी, क्योंकि जीवन इसी से पूर्ण होता है। जीवन हुँ, में जीवन में सब कुछ महान नहीं होता। जीवन में सब कुछ ऐसा नहीं होता कि वो स्टारडम वाला हिस्सा ही बड़ा कुछ है, या चमक दमक वाला ही बड़ा है। बहुत सारा जो साधारण है, जिसमें हम बनते हैं, जिसमें हम एक आकार ग्रहण करते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बल्कि कहूँ मैं आपको कि जो इसका पहला ही जो संस्मरण है, इसको जी, आप मतलब इस किताब की एक सुंदरता यह भी है कि आप इसे एक मुकम्मल किताब के रूप में भी पढ़ सकते हैं। यानी कि संस्मरणों के संग्रह के न कह के, बल्कि आप इसे एक किताब के रूप में भी पढ़ सकते हैं। एक अन्विति जो है वो पूरी किताब में दिखाई देती है। संस्मरण विधा को समझने के लिए भी, यानी कि उसके थियोरेटिकल पार्ट को भी, एकदम थियोरी के अर्थ में तो न सही, लेकिन फिर भी किसी हद तक आप उसके थियोरेटिकल पार्ट को भी यहाँ पर समझने की कोशिश कर सकते हैं या समझ सकते हैं। पहला ही, स्मृतियां काल के घमंड को तोड़ती हैं। देखिए ना, बिल्कुल। संस्मरण यही करता है, संस्मरण यही करता है। हमारे एक और कवि जो हैं शमशेर बहादुर सिंह ने कभी कहा था, काल तुझसे होड़ है मेरी। देखिए, शमशेर जी का नाम लिया और तरुण जी दिखाई दे रहे हैं, जो मूल रूप से मुजफ्फरनगर के ही हैं, जहाँ के शमशेर जी थे। मतलब उनका गांव वहीं था, पैदा वो कहीं और हुए।
रहे, कहीं और जीवन गुजरा, लेकिन उनका जुड़ाव तो वहां से था। तो मैं ये कह रहा था कि स्मृति जो है वो एक ऐसी चीज है, काल को लगता है कि उसने सब खत्म कर दिया, बिता हुँ, दिया, उसने सब बीत गया। लेकिन स्मृति कहती है कि नहीं, बीत कर भी चीजें बीतती नहीं है। वो हुँ, किसी न किसी की पुतलियों में रह जाती हैं, किसी न किसी की स्मृति में रह जाती हैं। चीजें सामान्य ढंग से लगता है बीत गई, लेकिन कहाँ बीतती हैं। अखिलेश की यह किताब उन सैकड़ों लोगों का जिनका संदर्भ है, वे उनमें से तमाम लोग अब नहीं हैं, लेकिन इस किताब में वे हैं। पाठक के एकदम सिरहाने आ जाते हैं वे लोग, हुँ, और बोलते बतियाते हुए मिलते हैं। यानी बीत कर भी नहीं बीत पाए वो लोग। संस्मरण की यही ताकत है कि जो बीत गया भौतिक रूप से, लेकिन वह अपने वास्तविक रूप में कभी नहीं बीतता है। हाँ, उसके होने का जो प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, वो कहीं ना कहीं बचा हुँ, रहता है, बचा रहता है। तो संस्मरण की ये विशेषता है, और इस किताब की भी है। इस किताब का भी प्रोटोप्लाज्म यही है, जीव द्रव्य यही है कि यह अ, बीतने को अस्वीकार करता है। कोई चीज हुँ, बीतती नहीं है, स्मृति में हर चीज ताजा रहती है। हाँ, बिल्कुल। स्मृति में हर चीज पुनर्नवा होती रहती है, बची रहती है, बनी रहती है। हाँ, तो ये चीज इसमें है। पहला ही जो मैं कह रहा था कि जो पहला इसका संस्मरण है, वो जी, एक तरह से थियराइज भी करता है चीजों को, कि संस्मरण कैसे बनता है, कैसे रहता है। बचपन में बच्चों से पूछिए क्या बनोगे, तो तुरंत अपने को कुछ न कुछ बता देते हैं कि कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, पत्रकार बनेंगे, न जाने क्या क्या बनेंगे। कुछ बन भी जाते हैं, कुछ नहीं बन पाते हैं, कैसे हुँ, कुछ लोग भटक जाते हैं। अखिलेश बड़े सुंदर ढंग से इसको डिस्क्राइब करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, लेकर जाते हैं आगे, हुँ, और फिर अपने पिता और अपनी माँ को याद करते हैं। पिता से, जैसा कि होता ही रहा है 90 हुँ, के दशक तक या उसके पहले तक, कि पिता से कितना भी अनुराग हो, एक दूरी रह ही जाती है। वो चीजें मिली रहती हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज यहाँ पर भी है। और फिर माँ के साथ एक स्वाभाविक जुड़ाव जैसा होता है बच्चों का, वो भी है। फिर पिता के बारे में बहुत कुछ न जान पाने का, कि पुत्र होते हुए भी उनके न रहने के बाद समाज से जो पता चले कि कितने श्रेष्ठ थे वो, कितने हुँ, महत्वपूर्ण थे वो, इन सब का बोध, और प्रसन्नता भी, एक दुख भी, बहुत सारी चीजें। यानी कहे ना कि जीवन कोई स्याह और सफेद का मूल्यांकन नहीं होता है। संस्मरण ये भी बताता है। जो संस्मरण विधा है उसकी एक विशेषता यह भी है कि वह ये बताता है कि जीवन न सिर्फ स्याह होता है, न सिर्फ सफेद होता है। हुँ, कई बार तो एक ही समय में वो स्याह और सफेद दोनों होता है। एक ही समय में स्याह और सफेद दोनों होता है। और संस्मरणकार जो होता है वो इसे ही रेखांकित करता है, और जो जितने सुंदर ढंग से रेखांकित कर लेता है, उसका संस्मरण उतना महान हो जाता है। जैसे हमने कुछ नाम लिए, तो इसलिए लिए कि इन लोगों के संस्मरणों ने एक तरह से इस विधा को पुनर्जीवन दे दिया। ये विधा फिर से जी हुँ, उठी। तो ये चीज था बहुत। इसमें एक जो बहुत सुंदर संस्मरण है, सुंदर कह लीजिए या कह सकते हैं बहुत विस्तृत है, वो रविंद्र कालिया पर केंद्रित है। या हुँ, रविंद्र कालिया के बहाने वो इलाहाबाद पर भी केंद्रित है। रविंद्र कालिया के बहाने वह एक तरह से कह सकते हैं कि 80-90 का जो पूरा दशक है, उस दशक में इलाहाबाद की जो सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियां हैं, उसका भी लेखा जोखा है। उस दौर के लेखकों का अपना जो व्यक्तित्व था, उस उसको भी वो लेकर आता है। कालिया जी का अपना जो पारिवारिक जीवन था, उसकी भी जो सुंदरता है वह भी रेखांकित है। अखिलेश का अपना जो शहर कस्बा है, जिला है, मतलब कस्बा भी हुँ, कादीपुर भी, और शहर जो उनका सुल्तानपुर था, वो सब उसमें हुँ, आता है। एक युवा के लेखक बनने की, यानी अखिलेश के एक लेखक बनने और फिर एक बड़े लेखक बनने की अगर को हुँ, भी अगर समझना हो, तो रविंद्र कालिया पर जो केंद्रित उनका संस्मरण है वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
आप उसमें देख पाएंगे कि एक लेखक के रूप में अखिलेश कैसे विकास करते हैं। हाँ, कैसे वो कालिया जी और ममता जी के प्रिय बनते हैं, वो एक अलग चीज, लेकिन लेखक के रूप में भी उनके विकास और विस्तार को उस संस्मरण में देखा जा सकता है। और रविंद्र कालिया के पूरे संघर्ष को, अ, उनकी वो जो मित्रता धर्मिता थी उनकी, यारवासी जिसे कहते हैं, वो उनके वहाँ, और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया वाला जो गीत है, कैसे कालिया जी के भीतर की जो पूरी मनुष्यता थी, एक पंजाबी कह सकते हैं फक्कड़पन था उनके भीतर, एक हुँ, मस्ती थी उनके भीतर। अ, उसी में एक तरह से उनके लेखन का भी कहीं कहीं मूल्यांकन है। उनके लेखन को लेकर के भी टिप्पणियां हैं जिन्हें आप आलोचकीय टिप्पणी की तरह भी पढ़ सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं, उद्धृत कर सकते हैं। बड़ा मुकम्मल किस्म का मतलब संस्मरण है वो मतलब कई चीजें उसमें मिली जुली हैं, और उसको पढ़िए तो पढ़ते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए। आपको उसमें दूधनाथ सिंह भी मिलेंगे, उसमें काशीनाथ सिंह भी मिलेंगे, उसमें ज्ञान रंजन भी मिलेंगे, उसमें अश्क जी भी मिलेंगे, उसमें इलाहाबाद पूरा मिल जाएगा आपको। इलाहाबाद हुँ, का जो पूरा पूरा वातावरण है उसमें मार्कंडे जी भी मिलेंगे आपको, अमरकांत जी भी मिलेंगे उसमें आपको। मतलब आप जिनके बारे में सोच सकते हैं उस दौर के बड़े लोग जो इलाहाबाद से जुड़े थे, वो सब किसी न किसी रूप में उस संस्मरण में उपस्थित हैं। हाँ, यही लेखक की कला है। और सिर्फ हुँ, नामोल्लेख, और ये नामोल्लेख के लिए वहां उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नामोल्लेख के लिए वहां उपलब्ध है। जब ये आते हैं तो इनका पूरा व्यक्तित्व भी वहां दिखाई देता है। और थोड़े थोड़े हुँ, हिस्सों में आप इन रचनाकारों के व्यक्तित्व के किसी न किसी एक महत्वपूर्ण पहलू से परिचित हो जाते हैं, हुँ, परिचित हो जाते हैं। तो ये चीज है। फिर अखिलेश का अपना जो संघर्ष है, अ, नौकरी को लेकर के, पढ़ाई, फिर नौकरी, इलाहाबाद में पढ़ाई, फिर नौकरी को लेकर, वो सब भी है। देवी प्रसाद त्रिपाठी जो एक बड़े राजनेता थे और हुँ, सांसद, राज्यसभा सांसद रहे वो, जो शरद पवार जी की पार्टी है उसकी ओर से वो राज्यसभा में सांसद रहे, उसके प्रवक्ता रहे, उसके पहले कांग्रेस में रहे, उसके पहले वामपंथी रहे। हाँ, और नजरें थोड़ी कमजोर थी लेकिन स्मृति गजब की थी उनकी। वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे, एकदम आरंभिक दिनों में जब जेएनयू खुला उसके कुछ ही वर्षों बाद वहां के रहे थे। फिर कांग्रेस में बड़े पद पर रहे, तमाम चीज। लेकिन हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण ये है कि देवी प्रसाद त्रिपाठी एक साहित्य रसिक थे, रसज्ञ थे वो। और अ, भारतीय और विदेशी साहित्य में उनकी गहरी रुचि थी और गजब की स्मृति थी। हुँ, सैकड़ों लोकगीत उनको याद थे, शेर याद थे उनको, गजलें याद थी उनको। और उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहते हुए फैज अहमद फैज का कार्यक्रम कराया वहां पर। हुँ, तो बहुत सारी चीजें अखिलेश ने देवी प्रसाद त्रिपाठी के बहाने भी अ, यहाँ मतलब रखी हैं। ये दोनों एक ही गांव के हैं, देवी प्रसाद त्रिपाठी और अखिलेश। मुख्य रूप से जो छोटा छोटा गांव होता है, मानो कादीपुर, सुल्तानपुर में भी कादीपुर तहसील के भीतर जो एक गांव है, मालिकपुर, वहां के ये लोग रहने वाले हैं। और एक गहरी अंतरंगता जो डीपीटी, देवी प्रसाद त्रिपाठी को साहित्य और संस्कृति और राजनीति में लोग डीपीटी बोलते थे। देवी प्रसाद त्रिपाठी अब नहीं है वो। तो उनको मतलब कह सकते हैं आप कि उनकी स्मृति को जिस ढंग से रखा है अखिलेश ने, वो भी भाव विभोर करने वाला है। अच्छा, एक और चीज कि संस्मरण का मतलब यह नहीं होता है कि आप हुँ, किसी भावुकता में चीजें लिखते चले जाते हैं। हुँ, संस्मरण में भी लेखक का आलोचनात्मक विवेक लगातार काम करता है। हाँ, और जिस संस्मरणकार का आलोचनात्मक विवेक सक्रिय रहता है, उसके ही संस्मरण विश्वसनीय बनते हैं, उसके ही संस्मरण साहित्य के इतिहास का हिस्सा बनते हैं, उस विधा की ताकत बनते हैं। और ये अखिलेश के संस्मरणों में है, ये अखिलेश के संस्मरणों में है। यह रविंद्र कालिया के संस्मरणों में आपको दिखाई देगा। हाँ? ये काशीनाथ सिंह के भी कुछ संस्मरणों में ये विशेषता है। ज्ञान रंजन ने भी इलाहाबाद को लेकर के एक संस्मरण लिखा है, उसमें वो चीज आपको दिखाई देगी।
बहुत सारे संस्मरणकारों के वहां ये विश्वसनीयता नहीं भी होती है। लोग रोचकता के लिए उन्हें पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी विश्वसनीय नहीं मान पाते। अखिलेश के साथ अच्छी चीज ये है कि इनके संस्मरणों को लोगों ने विश्वसनीय माना है, और ये विश्वसनीय हैं भी, हम्म। विश्वसनीय हैं भी। हाँ हाँ, रवि। जी जी सर। सर, जिस तरह से आप बता रहे थे, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अपने आप स्पष्ट होती चली गई, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जो अखिलेश जी के संस्मरण को लेकर के, अब को लेकर के, उनकी शैली को लेकर के, उनके संपूर्ण जीवन को लेकर के, कृतित्व को लेकर के, क्यों ये किताब पढ़नी चाहिए, इस पर आपने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बता दी हैं। और जो उनके समकालीन थे, एक चीज समझ में आ रही है कि जो उनके समकालीन थे, उन्हीं की इसमें ज्यादा उन किस्सों को या उन संस्मरणों को डाला गया है। तो सर, इसमें जो संस्मरण डाले गए हैं, उन संस्मरणों की अपनी जो एक उसका जो विषय वस्तु है, क्या वह विषय वस्तु से आप हमें, हमारे दर्शकों को जो किताब पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, उन्हें अ, उसकी जानकारी आप दे सकते हैं? हाँ, ये यही है विषय वस्तु, तो यही है रवि, जो मैं अभी कह रहा था जी, कि संस्मरणों की कोई एक विषय वस्तु नहीं होती। जी। स्मृति के तार जुड़ते चले जाते हैं, एक घटना के बाद दूसरी घटना, तीसरी घटना, जो उस व्यक्ति और लिखने वाले के बीच घटित हुई होती हैं, वही चीजें उसमें आती हैं, वही आती हैं। यानी कि लिखने हुँ, वाले की स्मृति में जिसके बारे में लिखा जा रहा है, वह किस ढंग से हुँ। उपस्थित है, यही विषय वस्तु होती है। यानी कि मैं अगर कल अच्छा, किसी के बारे में लिखता हूं, तो मेरी स्मृति में कोई व्यक्ति किस तरह उपस्थित है, यही विषय वस्तु है उसकी, यही बिल्कुल। विषय वस्तु है उसकी। और जितनी हुँ, घटनाएं मुझसे जुड़ी होंगी या मेरी जानकारी में होंगी, समाज से जुड़ी होंगी, वही उसमें आएंगी। आप इनके शीर्षक देखिए। एक का शीर्षक तो मैंने बताया ही आपको, जी, जी स्मृतियां सर। काल के घमंड को तोड़ती हैं। एक है पिता माँ और मृत्यु। एक है जालंधर से दिल्ली बाया इलाहाबाद, ये रविंद्र कालिया पर है। हुँ, सूखे ताल मोरनी पिहके। इसके बाद अब तक गीत जौन अनगावल, हुँ, भूगोल की कथा, छठे घर में शनि, अ, एक सतत एंग्री मैन, ये वीरेंद्र यादव पर है। जय हुँ। भीम लाल सलाम, क्या अ, बात! अ, मुद्रा राक्षस पर भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से, जो एक बड़े लेखक थे मुद्रा राक्षस, और बाद में अपने अस्मितावादी विचारों के कारण, वैचारिकी के कारण वो बहुत जाने गए, उन पर हुँ, केंद्रित है। एक तरफ राग था, सामने विराग था, समय ही दूसरे समय को मृत्यु देता है। कितना बढ़िया शीर्षक है, बल्कि कविता की पंक्ति की तरह है। समय ही बिल्कुल। दूसरे समय समय को मृत्यु देता है। तो अखिलेश के वहाँ ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। इलाहाबाद खूब है इसमें। मतलब अच्छा। आप ना एक तरह से अखिलेश की के बनने की जो पूरी प्रक्रिया है एक कथाकार के रूप में, जो विकास है वो सुल्तानपुर और इलाहाबाद में मुख्य रूप से घटित हुआ। तीसरा शहर लखनऊ है उसमें। तो इसमें इलाहाबाद खूब है, लखनऊ भी है और सुल्तानपुर भी है, थोड़ा सा दिल्ली भी है, थोड़ा अन्य शहर भी है। लेकिन अगर आप इनमें से तीन शहर निकालना चाहेंगे, तो एक छोटा सा शहर सुल्तानपुर, जहां आरंभिक रूप से अखिलेश एक तरह से कह सकते हैं कि साहित्य के लिए सचेत होते हैं, अपने उन आरंभिक मित्रों के साथ। हरि भटनागर वहाँ उनके मित्र होते हैं, जो अब भोपाल में रहते हैं और महत्वपूर्ण कथाकार हैं। रमन मिश्र, जो अब मुंबई में रहते हैं और वहाँ किताबों उनका प्रकाशन है और किताबों की बहुत अच्छी दुकान है। एक सत्येंद्र जी थे, अरविंद कुमार सिंह थे, और जिनका जिक्र अभी मैं शुरू में ही कह रहा था, मान बहादुर सिंह, बड़े कवि थे जिनकी हत्या कर दी गई। वो प्रिंसिपल थे एक स्कूल के, इंटर कॉलेज के, और दिन दहाड़े उनकी गर्दन काट कर अलग कर दी थी हत्यारे ने। तो उन पर, उनकी वैचारिकी पर, उनकी मनुष्यता पर, एक किसानी मन जो उनके पास था, एक किसान का मन जो फिजूल खर्ची को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उन्हें कंजूस नहीं कह सकते थे। देखिए कहने का ढंग कैसा होता है। हुँ, मान बहादुर जी पर बात करते हुए वो ये बताते हैं कि वो मतलब बहुत खर्च नहीं करते थे, लेकिन ये नहीं कहते कि वो कंजूस हैं। वो ये कहते हैं कि उनके पास एक किसान का मन था, और किसान हुँ, कभी भी अनावश्यक खर्च नहीं करता है। मैंने कहा ना, यही विश्वसनीयता बिल्कुल। होती है लेखक की।
अगर कोई कमजोर लेखक तरीका। हो तो इसको नहीं, अगर कोई कमजोर लेखक हो तो वो इसको कंजूस बिल्कुल कह सर। के निकल जाएगा। लेकिन दरअसल लेखक जानता है कि मूल रूप से वो कंजूस नहीं है, मूल रूप से वह इसे अपव्यय मानते हैं, इसलिए खर्च हम्म। नहीं कर रहे हैं। कंजूस व्यक्ति वह होता है जो जरूरी जगहों पर भी खर्च नहीं करता है। किसान का मन जो होता है वो अलग ढंग का होता है। तो और वैसे मान बहादुर सिंह अपनी कविताओं में भी, उनकी कविताओं में भी एक किसान मन बराबर बना रहा। एक किसान, राजनीतिक कवि तो थे वो, लेकिन एक किसान का चित्त उनकी कविताओं में बराबर रहा, उपस्थित रहा। तो बहुत मन से याद किया है अखिलेश ने उनको। सुल्तानपुर में छूट गए लोगों को, पीछे छूट गए लोगों को, होता यही है कि हम बहुत सारे लोगों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वे लोग हमारी स्मृति में रहते हैं, हमारी स्मृति में हर पल रहते हैं, लेकिन हम उनसे मिल नहीं पाते, हम उन तक पहुंच नहीं पाते, हम जा नहीं पाते। जीवन की व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि वो हमें बांध लेती हैं। संस्मरण पढ़ते हुए, समर्थ लेखक का संस्मरण पढ़ते हुए यह भी बोध होता है कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम चाह कर भी नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि कर लें, लेकिन कर नहीं पाते हैं। हाँ, कई बार वो चीजें छूट जाती हैं। इसका एक एहसास भी कहीं ना कहीं जो हमारे भीतर बचा रह जाता है, वो भी बहुत कह सकते हैं महत्वपूर्ण होता है लेखन के लिए। एक जो टीस रह जाती है, टीस रह जाती है। कई इसमें कई जगहों पर आपको इन संस्मरणों में, इस किताब में टीस भी मिलेगी। काश ये हो पाता, काश ये हो पाता, लेकिन हम सब जानते हैं कि हर चीज नहीं हो पाती है, हर चीज अपने नियंत्रण में नहीं होती है। और हम्म, एक मतलब अखिलेश की एक और विशेषता है कि वो गंभीर चीजों के बीच भी अ, हास्य की स्थितियां ले आते हैं, और इस तरह ले आते हैं कि मूल विषय वस्तु हल्की नहीं पड़ने पाती है। हम्म। कई बार क्या होता है कि लोगों के वहां गंभीर चीजों के बीच जब हास्य आता है तो मूल विषय वस्तु हल्की पड़ जाती है। अखिलेश के वहां ऐसा नहीं होता, उनकी कहानियों में भी नहीं होता, उनके उपन्यासों में भी नहीं होता, और यहाँ भी नहीं होता। मूल विषय वस्तु की गरिमा बची रहती है, उसकी गंभीरता बची रहती है, लेकिन उसका उसी में कहीं एक जो थोड़ा ऐसा प्रसंग आ जाता है हास्य का, जिससे कह सकते हैं कि मतलब और तीव्रता बढ़ जाती है। अ, उस पूरी घटना की, उस पूरी रचना की तीव्रता बढ़ जाती है। पाठक उससे और कनेक्ट हो जाता है और अधिक जुड़ जाता है। तो ये चीज आपको इनमें दिखाई देगी, और वो कई जगहों पर दिखाई देगी। अलग वीरेंद्र यादव पर लिखे संस्मरण में भी, मुद्रा राक्षस पर लिखे संस्मरण में भी, कालिया जी वाले में तो दिखाई ही देगा, माता पिता वाले में भी दिखाई देगा। जो लखनऊ को लेकर, अपने हिंदी संस्थान में अपनी नौकरी को लेकर, प्रभात कुमार जी को लेकर जो तमाम चीजें उसमें हैं, वो सब चीजें कहीं ना कहीं वो उसमें आपको दिखाई देंगी और मिलेंगी। सब रहेगा इसमें। जी रवि जी जी। सर। हम्म, जिस तरह से सर आपने आज की इस किताब अखिलेश जी की अक्स के बारे में बताया, और न सिर्फ उसके बारे में बताया, उससे परिचित करवाया कि किस तरह से एक संवेदनात्मक बुनावट पर आधारित, और मनुष्य को अपने अतीत से लेकर के जिस तरह से उसका एक शीर्षक आपने कहा, और उस शीर्षक में कि स्मृतियां काल के घमंड को तोड़ती हैं, पिता माँ और मृत्यु, जो शीर्षक हैं वे पढ़ने के लिए पाठक को न सिर्फ अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, बल्कि आज के इस कार्यक्रम के बाद अक्स को क्यों पढ़ें, इसका भी एक बेजोड़ उत्तर हमें मिल गया है। ऊपरी तौर पर देखें तो संस्मरण की किताबों में आमतौर पर लोग किस प्रकार के किस्सों को डालें, इससे अपने आप को बचाना नहीं चाहते, जो मन में आता है एकाएक एकाएक डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि इसके भीतर हर प्रकार की बारीकी को ध्यान में रखा गया है, और किस्सों को ऐसे ही नहीं सिर्फ डालना है, बल्कि लेखक के यदि करीबी लोग हैं, जिन्हें लेखक करीब से जानते हैं, पहचानते हैं, जिनके साथ उनका समय बीता है, जो संस्मरण है, उन सभी के पीछे हर प्रकार की साहित्यिक विधा भी दिखाई देती है, जैसा सर ने आज हमें बताया। खास तौर पर इस प्रकार की किताब लोगों को अपने आप से जोड़ने का काम करती है, क्योंकि यहाँ पर लेखक हमेशा उपस्थित रहता है आपसे बातचीत करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अक्स
अखिलेश जी की इस किताब को आप क्यों पढ़ें, इसका एक उत्तर आपके पास आ गया है। तो बिना किसी देरी के, स्मृतियां काल के घमंड को तोड़ती हैं जैसा एक आकर्षक शीर्षक यदि आप पढ़ना चाहते हैं, जालंधर से दिल्ली वाया इलाहाबाद पढ़ना चाहते हैं, भूगोल की कला छठे घर में शनि पढ़ना चाहते हैं, तो तुरंत आप इस किताब को लें, पढ़ें और पढ़ करके आपकी टिप्पणी, आपकी समीक्षा, आप क्या सोचते हैं, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में या दी गई ईमेल आईडी पर भी आप लिख सकते हैं। सर, आज के इस कार्यक्रम में हमने अखिलेश जी की किताब अक्स पर बातचीत की, जो कि एक संस्मरण है और एक ऐसी कथेतर गद्य की किताब है जिसका कि जिक्र आपने किया, और तमाम कसौटियों को सहजता, कुशलता, बारीकी के साथ परोसती हुई किताब के बारे में आपने बताया। तो मुझे लगता है कि इस किताब पर चर्चा को यहीं पर रोकते हुए अन्य सभी के लिए आज एक प्रश्न छोड़कर जाएं कि यदि आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आपकी टिप्पणी क्या होगी? क्योंकि इसके जो शीर्षक हैं वो वाकई आपको न सिर्फ जोड़ेंगे बल्कि एक सवाल भी देंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की शाम खास कार्यक्रम टीएनबी संवाद के साथ में। आदरणीय सर प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, आपने अपना कीमती समय दिया और एक बार फिर हमने एक नई किताब पर चर्चा की और एक शनिवार छोड़कर फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा ले रहे हैं। दर्शकों से बहुत शुक्रिया कि वे हमारे साथ बने हुए हैं और कार्यक्रम को पसंद करते हैं। आपसे भी ठीक कल शाम मुलाकात होगी। तब तक के लिए विराम, अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद।